आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कॉरपोरेट घरानों में से एक की दीवारों को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा खुलासा है जिसने हजारों कर्मचारियों के भरोसे पर और एक मल्टीनेशनल कंपनी की साख पर वो सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब आज भी कहीं ना कहीं धुंध में लिपटे हुए हैं। जानते हैं, यही वो सवाल है जो आज पूरे देश को परेशान कर रहा है। सोचिए, एक विश्व प्रसिद्ध आईटी कंपनी, एक ऐसा ऑफिस जहां देश के सबसे होनहार युवा अपना भविष्य बनाने आते हैं। लेकिन क्या उन चमकदार शीशों और बंद दरवाजों के पीछे का सच भी उतना ही साफ सुथरा था जितना बाहर से दिखाई देता है? कहानी में असली तूफान तब आता है जब सीन में एंट्री होती है अंडरकवर पुलिस की। सड़कों पर उतर आता है एक राष्ट्रीय विरोध और सामने आते हैं ऐसे संगीन आरोप जिन्होंने सीधे सीधे कॉर्पोरेट जगत की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो इस पूरे मामले की जड़ में वो अनसुनी कहानियां हैं जो कथित तौर पर सालों तक दबाई जाती रहीं। चलिए, अब आरोपों की उन्हीं परतों को एक एक करके खोलते हैं जहां से इस जांच का हर सिरा जुड़ा हुआ है। जांच में एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया। 2022 से 2026 तक 4 मुख्य आरोप बार बार दोहराए गए। पहला, यौन उत्पीड़न। दूसरा, धार्मिक दबाव, जिसमें ये आरोप है कि कर्मचारियों पर नमाज पढ़ने और कलमा पढ़ने के लिए जोर डाला जाता था। तीसरा, शादी का झूठा वादा देकर जबरन धर्म बदलवाने की कोशिश। और चौथा, जो शायद इस पूरी इमारत की सबसे कमजोर कड़ी थी, एक सिस्टमिक विफलता, जहां आरोप है कि एचआर डिपार्टमेंट शिकायतों को लगातार नजरअंदाज करता रहा। 78। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए। ये संख्या इस मामले की गंभीरता को बताती है। साल 2022 से पीड़ितों ने 78 से भी ज्यादा बार ईमेल के जरिए फॉर्मल शिकायतें की। लेकिन आरोप ये है कि हर बार उनकी आवाज एक खामोश दीवार से टकराकर वापस आ गई। इस मामले के कानूनी गंभीरता को समझने के लिए हमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 को देखना होगा। इसका सीधा सा मतलब है धोखे से, जैसे शादी का झूठा वादा देकर किसी के साथ यौन संबंध बनाना। और यही वो सबसे संगीन आरोप है जो मुख्य आरोपी दानिश शेख के खिलाफ लगाया गया है, जो इस कहानी की आपराधिक गहराई को दिखाता है। तो जब अंदर के सिस्टम पर भरोसा टूट गया तो कानून ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब देखते हैं कि पुलिस ने इस जटिल पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों को कैसे जोड़ना शुरू किया। पुलिस की कार्रवाई बहुत ही सोची समझी थी। सबसे पहले 1-2 नहीं बल्कि 9 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गईं। फिर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई। अगला कदम तो और भी जबरदस्त था, एक 40 दिन का अंडरकवर ऑपरेशन जिसमें महिला पुलिसकर्मी कर्मचारी बनकर कंपनी के अंदर गईं। इसके बाद सबूतों को इकट्ठा किया गया और फिर शुरू हुआ मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला। तो इस जांच के केंद्र में आखिर कौन से चेहरे हैं? दानिश शेख, टीम लीडर जिस पर धारा 69 के तहत संगीन आरोप हैं। तौसीफ अख्तर, एक और टीम लीडर जिस पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। अश्विन चैनानी, ऑपरेशनल्स मैनेजर जिस पर शिकायतों को दबाने का आरोप है। और निदा खान, एक प्रोसेस एसोसिएट जिसे शुरुआती रिपोर्टों में इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड तक कह दिया गया था। लेकिन यहीं पर ये जांच और उलझ जाती है। निदा खान की भूमिका को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। शुरुआती दावों में उसे मास्टरमाइंड और एचआर मैनेजर बताया गया, लेकिन टीसीएस ने साफ किया कि वो सिर्फ एक प्रोसेस एसोसिएट थी, उसकी कोई मैनेजमेंट वाली भूमिका नहीं थी। ये विरोधाभास इस जांच की जटिलता को और भी गहरा कर देता है। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, टाटा समूह, जो भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों में से एक है, उसमें हड़कंप मच गया। तो अब नजर डालते हैं कि उन्होंने अपनी साख पर लगे इस इतने बड़े संकट से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए। टीसीएस का रिएक्शन बहुत तेज और कई लेवल्स पर था। जिन भी कर्मचारियों का नाम आया था उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। कंपनी की सीओओ आरती सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक हाई लेवल इंटरनल जांच शुरू हुई। मामले में कोई पक्षपात ना हो, इसके लिए डिलॉयट और ट्राई लीगल जैसी बाहरी एक्सपर्ट फर्म्स को हायर किया गया। और तो और मामले की निगरानी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केकी मिस्त्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड लेवल कमेटी भी बना दी गई। लेकिन टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन के इस बयान ने एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में कंपनी के ऑफिशियल चैनलों पर कोई फॉर्मल शिकायत दर्ज ही नहीं हुई। तो फिर वो 78 ईमेल्स कहाँ गए? ये बयान कर्मचारियों के विश्वास और कंपनी के फॉर्मल शिकायत सिस्टम के बीच की एक बहुत गहरी खाई को दिखाता है। बहुत जल्द ये मामला सिर्फ एक कंपनी का अंदरूनी संकट नहीं रहा, ये एक राष्ट्रीय बहस बन गया जिसकी गूंज ऑफिसों से निकलकर सड़कों और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताया
उन्होंने कॉरपोरेट जिहाद जैसे शब्दों का जिक्र करते हुए एक संगठित रैकेट का शक जताया और कहा कि सरकार इसकी जड़ तक जाएगी। इस बयान ने पहले से ही गर्म बहस में जैसे और घी डालने का काम किया। अप्रैल 2026 में हालात बहुत तेजी से बदले। 16 अप्रैल को बजरंग दल और वीएचपी ने देश भर में विरोध का ऐलान किया। अगले ही दिन 17 अप्रैल को नासिक में टीसीएस ऑफिस के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और कुछ ही दिनों में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां एक याचिका में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा तक बता दिया गया। तो आज महीनों की जांच, विरोध प्रदर्शनों और बहसों के बाद ये मामला आखिर कहाँ खड़ा है? इंसाफ की लड़ाई अभी भी अधूरी है और सवाल कई हैं जो अब भी अपने जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। अप्रैल 2026 तक की कानूनी स्थिति कुछ ऐसी है। रजा मेमन और शफी शेख जैसे कुछ आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं। निदा खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है और बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच अभी भी चल रही है। इसका मतलब साफ है, ये कहानी अभी किसी अंतिम मोड़ पर नहीं पहुंची है। और ये हमें इस कहानी के सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। देखिए, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक आईना है। ये मामला भारत में कॉर्पोरेट जवाबदेही की सीमाओं, कर्मचारियों के विश्वास की नींव और हमारे दफ्तरों में सुरक्षा के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। ये सवाल सिर्फ टीसीएस से नहीं, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट इंडिया से पूछा जा रहा है और इसका जवाब आने वाले समय की दिशा तय करेगा।